मेरे प्रिय साथियों, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक चलती है। अब इसका हम अध्यापन कार्य करेंगे। इसमें से राजस्थान की जो संपूर्ण भर्तियां होती है, चाहे अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा हो, चाहे आरपीएससी द्वारा हो या अन्य बोर्ड के द्वारा हो, सभी बोर्डों में जो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस पुस्तक में से 99% प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रामाणिक पुस्तक भी है, अर्थात ऑथेंटिक पुस्तक भी है। तो हम इसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। प्रथम इकाई से लेकर के जितनी भी इसमें इकाइयां हैं, वो उनको हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अन्य भर्तियां हुई है पिछले जो 2018 से लेकर के अभी जो नई भर्तियां हुई 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक की, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसमें से पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताता जाता रहूँगा और वर्णन करता रहूँगा। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए, इसका जो पहला पेज है, इसकी जो पहली अनुक्रमणिका है, उस अनुक्रमणिका में क्या क्या दे रखा है। इसमें अनुक्रमणिका में दे रखा है, पहला ही दे रखा है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। फिर दूसरा अध्याय राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तीसरा अध्याय है राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। फिर चौथा अध्याय राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। पांचवा अध्याय राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। और छठा जो इसका अध्याय है, वो छठा अध्याय है इसका स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसमें क्या है, त्रुटि हुई प्रिंट में सी आएगा शंकर वाला। नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प, दुर्ग के शिल्प, दुर्गों के प्रकार इत्यादि। फिर है सातवां अध्याय राजस्थानी संगीत। आठवां है अध्याय है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। और नौवां अध्याय राजस्थानी भाषा और साहित्य। फिर है 10वां अध्याय राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इस प्रकार से इसमें 10 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को हम विस्तारपूर्वक से पढ़ते जाएंगे और ध्यानपूर्वक से पढ़ते जाएंगे। ये इसकी पुस्तक की अनुक्रमणिका है, जिसमें 11 टॉपिक दे रखे हैं और प्रश्न संख्या भी दे रखी है। तो अभी मैंने बात बताया था आपको, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, पहले हम ये पढ़ते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है कि राजस्थान का इतिहास एक परिचय, अध्याय नंबर 1। अब देखिए, आप इसको पढ़िए। आप पहले 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। कब रखा गया? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। और इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखिए। ऐसे बनेंगे कि बताइए, यानी कि जो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए क्या प्रयोग किया था, किस शब्द का प्रयोग किया था और कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था, राजपूताना शब्द का। फिर 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने इस प्रदेश का क्या नाम रखा था? तो राजस्थान या राजस्थान रखा था। चलिए आगे। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां शमी, केर या पीलू आदि होते हो। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। फिर आगे कहलाता था मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक
विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक पर विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांटल कहलाता था, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे कांटे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। राजस्थान के प्राचीन स्थानीय नाम थे, तो इसमें दर्शाया गया है। चित्र में देखिए आप, प्राचीन स्थान के नाम इसमें दर्शाए गए हैं, वो देख लीजिए आप। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जांगल है, ढूंढाड़ है, मेवात है, इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो हम इसको विस्तार पूर्वक से आगे के पृष्ठ में पढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, इसमें देखिए कहलाता दहसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। उदयपुर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या कहलाता था? पहाड़ियों का क्षेत्र गिरवा। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। इतिहास काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है: प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग की संज्ञा इतिहास की उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव न हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को यहाँ पे देखिए इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं: प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आद्य युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। तीसरा है ऐतिहासिक युग, ये युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी रहा। फिर है प्रागैतिहासिक। राजस्थान। प्राग युग में राजस्थान मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और दृश्यवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीन भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इससे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल। अब हम कल पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल विस्तार पूर्वक से। धन्यवाद।